स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। आज देश के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। देश में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान की काउंटिंग जारी है और इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं इसका फैसला कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें एनडीए 292 सीटें और INDIA गठबंधन को 233 सीटों पर आगे बढ़त मिली हुई है। नतीजों और रुझानों में बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल करने में असफल दिखाई दे रही है। धीरे धीरे चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब साफ होने लगी है। अधिकतर सीटों पर हार जीत के नतीजे घोषित हो गए हैं। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के लिए ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। अब तक लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं उसमें देश में फिर से मोदी सरकार के आसार नजर आ रहे हैं, मगर फाइट काफी क्लोज है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक के नतीजों में कौन कौन उम्मीदवार वोटर्स का दिल जीतने में कामयाब रहे, किनकी किस्मत जनता ने चमकाई, किस पर जनता ने विश्वास जताया, वोटर्स का दिल जीतने में कौन कौन कामयाब रहा है। तो उम्मीदवार और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से, वहीं अमित शाह गांधीनगर सीट से जीते हैं 7.44 लाख के वोटों के अंतर से। तो दिल्ली का रास्ता तो साफ हो गया है। उम्मीदवार हसमुख भाई पटेल की हम बात करते हैं तो अहमदाबाद पूर्व की सीट है और जो आंकड़ा है अंतर का वो है 4,61,755। वहीं उम्मीदवार दिनेश भाई मकवाना की बात करते हैं तो ये अहमदाबाद पश्चिम से चुनाव लड़े और 2,86,437 का ये आंकड़ा रहा। और वहीं अगर जूनागढ़ सीट की बात करें तो यहाँ से जिस तरह से नारायण भाई को जीत मिली है और जो वोटों का अंतर रहा है वो 1 लाख से ज़्यादा का रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार है विदिशा सीट से, उनकी वोट का अंतर 8 लाख से ज़्यादा का रहा है। लोकप्रियता समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर रही है उनकी। तो जिस तरह से दिल्ली का रास्ता अब साफ है दिग्गजों के लिए, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है। तो हालांकि ये कहा जाए कि कुछ देर में और जो स्थितियां हैं, जो आंकड़ा है वो स्पष्ट रूप से सबके सामने होगा। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, चर्चा उनसे करेंगे। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। निशा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई RLD प्रवक्ता। आशुतोष शर्मा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर डॉक्टर कुमार कृष्णकांत जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और जो ये आंकड़े हम देख रहे हैं और साफ तौर पर यही समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही थी कि बीजेपी तकरीबन 272 का आंकड़ा तो काफ़ी छोटा है, 370 सीटें लेकर आएगी और एनडीए 400 पार चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 300 का जो आंकड़ा है उसके लिए भी जद्दोजहद की जा रही है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। रुक करेंगे हम आशुतोष जी का। आशुतोष जी, पहले हम आपसे समझते हैं कि आखिर ये विश्लेषण किस तरह से है जो किया गया था, अब इतना जो अंतर देखा जा रहा है, क्या कारण इसके पीछे आप मानते हैं? मैं तो बिल्कुल ही नहीं उठाता हूँ दिया और एक लक्ष्य रख करके चले कि पिछली दफा 300 से ज़्यादा सीटें आई थी, तो इस बार 400 से अधिक सीटें ला सकते। कुछ जो संविधान में परिवर्तन लाना था, कुछ उन चीज़ों को इस सत्र में अच्छी तरह से पास कर पाते बहुमत, थर्ड की मेजॉरिटी। तो क्या लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपसे हम कहेंगे कि अपना माइक ऑन कर लीजिए। तब तक मैं रुक करूंगी आलोक वत्स जी का, बीजेपी के नेता हैं। आलोक जी, तो जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, आखिर ये दावे धरातल पर क्यों नहीं उतर पाए हैं? 300 तक सीटें नहीं ला पा रही है एनडीए, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देखिए, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है। हमें हर रूप में उनका फैसला मंजूर है और मेहनत करने की को हमसे कहेंगे, हम और मेहनत करने में लग जाएंगे। लेकिन देश चलाने का तो फैसला उन्होंने हमारी हक में दिया है। ठीक है, जो हम लक्ष्य को चाहते थे वो लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर सके। हम 400 के पास जाना चाहते थे, जनता ने उसको नहीं समझा ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन देश को स्टीयरिंग तो देश की हमारी हाथ में रखी है, वो तो दूसरे को नहीं सौंपी है। क्लियर कट मेजॉरिटी 272 पे ही हो रही है, हम तो 295 से ऊपर हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं। हम तो देखिए, हार में और जीत में, किसी भी गेम में हार या जीत हो सकती है। तो हार या जीत में हम हार में बहुत गम करते हैं ना, हम जीत में बहुत खुशी मनाते हैं। नॉर्मल में है, देश की सेवा करनी है, जो संकल्प हम लोगों ने लिया हुआ है
उसको पूरा करते रहेंगे। आपको याद होगा या पता नहीं आप उस समय कि हम 2 सीट पर आ गए थे लोकसभा में, वहां से आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी बनाकर, और 303 तक हम पिछली लोकसभा में थे। इस लोकसभा में हम 230 या 40 के आसपास हैं। कोई बात नहीं है, कहीं हमसे चूक हो गई होगी जो जनता ने उसको नहीं लाइक किया होगा। हम फिर मेहनत करेंगे, फिर उनका विश्वास जीतेंगे। लेकिन भारत को जो आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिया, अब तीसरे और चौथे की कवायद है, उसमें 2-4 दिन के अंदर हम लग जाएंगे। और जो हमारा रोड मैप 2047 तक का विजन है वो भी हमारा धरातल पर लागू हो जाएगा 2-4 दिनों के अंदर। ठीक है निशा जी, आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? कैसे डेंट लगा है समाजवादी पार्टी की, इतनी सीटें आ जाती है? क्या कमी आप देख रही हैं विश्लेषण के तौर पर? देखिए, जहाँ तक बात है राष्ट्रीय लोकदल का, तो राष्ट्रीय लोकदल की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 1.5 लाख से ऊपर मार्जिन से हम अपनी जो हमारी पुश्तैनी सीट थी उस पर बहुत अच्छे से जीते हैं, बहुत अच्छी जीत हासिल करी है। वहीं बिजनौर में भी अच्छी जीत दर्ज की है और उसका प्रभाव, राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव अगर मैं देखूं तो अच्छा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें हम कहेंगे कि जनता ने उतना साथ नहीं दिया और जनता सर्वोपरि है। जनता का जो भी निर्णय है वो सराखों पर है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जिसका आकलन अब बैठ के किया जाएगा कि क्या ऐसी कमी रही जो हम जनता का मूड नहीं समझ पाए, क्योंकि ये जो सामने परिणाम आ रहे हैं ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। हम कहीं ना कहीं 75 के आसपास, 70 से तो प्लस जरूर सोच रहे थे, पर इस तरीके का ग्राफ तो बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित करने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक साइलेंट वोटर आप कह सकते हैं, या उस तरीके से वोट हमें नहीं मिल पाया एनडीए गठबंधन को जितने की हमें उम्मीद थी। तो अब इस पे आकलन किया जाएगा कि क्या गलतियां रही होंगी और उन गलतियों का सुधार करेंगे, क्योंकि जनता के लिए अगर आए हैं तो जनता तो नेचुरल है, जो भी हमें निर्णय देगी और उस पे चलेंगे भी। लेकिन जो जनता से वादा किए हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो और चाहे पूरा भारतवर्ष हो, तो एनडीए की तरफ से, गठबंधन की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से जो जो योजनाएं हमने बोली थी, जो जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अब उसके ऊपर हम 100% खरे उतरेंगे, क्योंकि सरकार एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है। ये जरूर जनता ने मत दिया है कि सरकार आप ही चलाएं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत आगे बढ़ा है और अगले 5 वर्षों में और अच्छे से तरक्की करेंगे। कहीं ना कहीं हम अपनी अर्थव्यवस्था को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प भी रहा कि हम 5वें पायदान से तीसरे पायदान पे उस अर्थव्यवस्था को ले आए, उस पर अब कार्य शुरू होगा और उस कार्य को आगे बढ़ते हुए फिर से जनता का मत और अधिक जीतने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कुमार, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में काफी कम वोटिंग रही और इस बार हमने देखा कि 7 चरणों में ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम रहा है। क्या ये इस बात का अब संकेत हम माना जाए कि सत्ता परिवर्तन का भी ट्रेंड ऐसे सेट किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है अगर वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा रहता है तो बदलाव होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वोटिंग प्रतिशत कम हुआ तो आप देख सकते हैं कितनी सीटें मिली है एनडीए को। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां भी बीजेपी बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि वहां बम्पर वोटिंग हुई थी। देखिए, दुनिया का जितना भी लोकतांत्रिक कंट्री है वहाँ का आप इलेक्शन हिस्ट्री का पता कर लीजिए। आप कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट 3 बार अगर कोई इलेक्ट हुआ है तो वो ये इंग्लैंड में हुआ है, जब मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट 3 बार लगातार कंस्टिट्यूटिव टर्म में जीती थी। आप इंडिया के इलेक्शन हिस्ट्री में चले आइए। आप 1984 के बाद अगले 30 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट ही रहा, किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आया, किसी भी पार्टी को मैं बोल रहा हूँ। और किसी भी पार्टी को 1984 से लेकर के 2014 के बीच में 240 सीट भी नहीं आया, 240 सीट भी नहीं आया। आप डेटा निकाल करके आप चेक कर सकती हैं आप। लेकिन 2014 में आपसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं को पीएम करेंगे संबोधित। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कार्यकर्ताओं को अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। डॉक्टर कुमार, अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो हम आपको ये बता रहे थे कि 2014 के बाद पहली बार किसी पार्टी को इंडिपेंडेंट इंडिया में एक किसी नॉन कांग्रेसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, फिर 2019 में मिला और अब आप 2024 में भी उठा करके देख लीजिए
तो एनडीए को अब स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी को नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी नारा दिया था, स्लोगन दिया था, अब की बार 400 पार। अगर उस नारे को देखते हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी हार गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मोदी के ग्राफ थोड़ा सा गिरा है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं गिरा कि आप उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सरकार अगली जो बननी है वो एनडीए की बननी है, और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही ये इलेक्शन लड़ा गया है। तो हमको नहीं लगता कि जनता जो उसको पूरी तरीके से नकार दिया। हाँ ठीक है, यूपी में थोड़ा सा कैजुअलिटी हो गया, थोड़ा ज़्यादा सीटें हार गई बीजेपी। ये बीजेपी वाले अपना बैठ करके मंथन करें क्यों हार गए, उसका क्या कारण है, कहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कमी रह गई, कहाँ पे आपसी मतभेद था, क्या क्या उनका प्रॉब्लम था, कहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट गलत उतार दिया। लेकिन सिर्फ यूपी पूरा देश नहीं, हम पिछली बार भी आपको बोले थे। लेकिन आप दूसरे जा करके देख लीजिए, बिहार में क्या हुआ। बिहार में भी तो हल्ला था कि ये लोग जो है कम से कम 12-13 सीट जीत रहे हैं। देखिए बिहार में क्या हो गया। आप जा करके आप आंध्रा में देख लीजिए, आप जा करके तेलंगाना में देख लीजिए, आप जा करके उड़ीसा में देख लीजिए। तो इन सब जगहों को आप देखेंगे तो बीजेपी यहाँ पे गेन किया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो है बीजेपी कंप्लीटली जो है वो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में पिछला 30-35 साल से जो ट्रेंड है उसको अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बुरा जनादेश नहीं है, एक स्पष्ट जनादेश है। लेकिन अगर कोई एलाई अगर तोड़ दे, छोड़ दे, प्री पोल अलायंस जो है वो छोड़ दे, तो ये फिर एक किसी भी डेमोक्रेसी के लिए समस्या हो जाती है कि आप इलेक्शन से पहले वादा कुछ और करते हैं, आपके एलाई पार्टनर कुछ और होता है, इलेक्शन के बाद कुछ और हो जाता है। आशुतोष जी, अगर हम आपसे यहाँ पर ये समझे कि जिस तरह से हमने देखे काफी मुद्दे रहे और जो जुमलेबाजी थी वो भी काफी रही, मटन, मछली, मंगलसूत्र, और उसके बाद जो मुस्लिम आरक्षण है, क्या लगता है इन बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ है, खास तौर से मुस्लिम आरक्षण और संविधान की बात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो जुमले छोड़े जा रहे थे? देखिए, जुमलेबाजी को छोड़ दीजिए, भारतीय राजनीति जो है अन्य देशों की राजनीति से हट कर के है। यहाँ पर जो मोदी सरकार थी जिसने एक दफ़ा इस बार 400 से अधिक संख्या का नारा दिया, अब की बार 400 पार, वो मोदी सरकार उसको 400 के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई, उससे दूरी रह गई। दूरी रहने का रीज़न एक ये भी है कि सरकार ने 100 से ज़्यादा कैंडिडेट जो पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी में थे, कुछ उनमें से केंद्रीय मंत्री भी थे, उनको नाम काट करके नए प्रत्याशियों को खड़ा किया। दूसरा जो था, अंतिम समय पर भारतीय जनता पार्टी ने 400 का टारगेट बड़ा सोच समझ के रखा था, जिसको वो अचीव भी कर सकते थे। लेकिन एट द 11th आवर पार्टी के अंदर बीच में कलह होने की वजह से आरएसएस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक विवादित बयान आया नड्डा जी का, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी डेंट लगा और कुछ कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के लिए कार्य करना चाहते थे करते वो कार्य करने से रुके, जिसका भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा। जैसा कि अभी प्रोफेसर कुमार ने कहा कि यू गेन सम यू लूज सम, कुछ स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने सीटों को गंवाया, कम हुई उनकी, और कुछ स्टेट्स में इन्होंने गेन की। जैसे उड़ीसा का एग्जाम्पल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि वेस्ट बंगाल में वो एक अच्छी मेजॉरिटी ला पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में उस तरह की सीटें नहीं निकाल पाई जैसी उनको उम्मीद थी। लेकिन अन्य राज्यों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा, और जनता का जो आदेश था, जन आदेश, आज भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर अपने साथ 240 सीटें निकाल कर लाई है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है। और अलाइड ग्रुप्स के साथ जो इनके है 295 करीब ये पहुंच गए, 300 का आंकड़ा टच करने के लिए हैं। जो दूसरी पार्टी है इंडी दल अकेले और अपने ग्रुप साथियों के साथ। अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन मैं बता दूं तस्वीरें सामने आई है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। संबोधन होगा अब से कुछ देर में और कार्यकर्ताओं में अभी भी जोश काफी हाई बना हुआ है। ठीक है आशुतोष जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि इसी उसमें अगर देखें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी सीटें निकालने की, वो उतनी आशा के परिणाम आशा के विपरीत निकले और अखिलेश यादव इसमें काफ़ी हद तक सफल हुआ। अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी को भी देखें, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। भारत जोड़ो यात्रा का जो परिणाम था, जैसा कि आंकलन किया जाता है चुनाव से पहले कि शायद वो 100 का आंकड़ा ना पूरा कर पाएँ या 50-55 सीटें जो अपोजिशन में रहने के लिए चाहिए वो भी टच नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने भी बड़ा आश्चर्यचकित परिणाम निकाला कि जो लगभग कांग्रेस भी 100 के आंकड़े के आसपास पहुंच गई है। तो ये दो जो चुनाव मैंने देखे, अखिलेश का जो सपा पार्टी का और राहुल का, इन दो लोगों ने भी आश्चर्यजनक परिणाम देकर के बीजेपी को एक झटका दिया है। जी ठीक है आलोक वत्स जी, और ये देखिए किस तरह से बयानबाजी तो हो ही रही थी, लेकिन राम मंदिर इस बार बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर का वादा किया था, बनाया भी गया, लेकिन अयोध्या से ही अगर बीजेपी सीट हार जाती है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए 2-4 स्टेट्स के जो रिजल्ट आए हैं वो हमारे लिए आत्म विश्लेषण का सबब देके आया है। वेस्ट बंगाल, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ जो परिणाम आए हैं हमने उसकी वैसी परिकल्पना नहीं की थी। नहीं तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के चयन को लेकर आप कहेंगे कुछ गलती हुई है? अब ये तो आत्ममंथन का विषय है, लेकिन हाँ एक फैक्टर ये भी आप कह सकती हैं कि बहुत से लोग मोदी जी से नाराज नहीं थे, वो कैंडिडेट से नाराज थे जी। और ये 400 पार का जो नारा था ये कहीं कहीं हमारे लिए जानलेवा बन गया। जैसे कि लोगों ने कहा अरे मोदी जी को तो 400 सीट आ ही रहा है, एक आलोक वत्स को नहीं भेजो, इसको सबक सिखा दो। उस चक्कर में इंडिया साइनिंग हो गया बहुत सी सीटों पे और हमारे बहुत से प्रत्याशी को लोगों ने हरा दिया इसी कारण से। तो ये भी एक फैक्टर है जो आप बोल रही हैं, मैं इसको अग्री करता हूं आपके प्रेस्टीजियस चैनल पर। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी, जैसे कि अयोध्या में हार जाना। जिस राम को लेके पूरे हिंदुस्तान में बात हुई है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम वहीं अयोध्या में वो राम को नहीं हम, तो ये सब चीजें मुझे लगता है अब ये सब फैक्टर अब बहुत ज्यादा लोगों को लुभा नहीं रहा है। मुझे अपना ऐसा महसूस हो रहा है कि अब लोगों को दूसरे चीजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें आत्ममंथन होगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, आत्ममंथन होगा और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, काम होगा। हमको आशा है कि हम अगले बार इससे भी बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ तो फेदर हमारे कैप में आए ही हैं, जैसे उड़ीसा में हमारी सरकार बन गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और आंध्रा में भी हमने अपनी सर आपको रोक रही, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। जी और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक, कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से
निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्हें अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं, उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम
जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है। और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे। उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।